तो हम यहाँ केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेंगे। पिछले वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स पढ़ा था। आज अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो जो सुनकर समझ आ रहा है, अब हम लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करेंगे। ये हमारा लिक्विड है और इस लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करेंगे। फिर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की स्टडी अब हम कर रहे हैं। तो पहली बात ये है कि जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं तो हमें एक ट्रू सॉल्यूशन मिलता है। ओके। दूसरी बात है कि ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, ये डिपेंड करती है 3 फैक्टर पे। डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। क्या क्या है वो 3 फैक्टर? नंबर 1 है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब इस गैस के नेचर के ऊपर और इस लिक्विड के नेचर के ऊपर, दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। दूसरे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा हो तब भी ये गैस कितना अच्छे से डिजॉल्व होगा इस लिक्विड पे, उसे ही तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो वो भी इफेक्ट होगा इन्हीं से कि टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो कुछ होगा, टेम्परेचर कम है तो कुछ है। और फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट है? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेशर का इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है या सॉलिड है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसेबल होता है। प्रेशर बढ़ने या कमने से उनके वॉल्यूम पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हम गैस की बात कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ने से गैस की वॉल्यूम कम होती है, तो क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी भी हमारा गैस इन लिक्विड अफेक्टेड बाय प्रेशर। अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे कि इनका क्या इफेक्ट है। अगर नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट की बात करें तो हम ऐसा देखते हैं कि कुछ गैसेज ऐसे हैं जो हमारे वाटर में जल्दी डिजॉल्व नहीं होते, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये सब स्पेयरिंगली डिजॉल्व सॉल्यूबल है वाटर में। स्पेयरिंगली का मतलब यही है कि बहुत कम क्वांटिटी में वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। स्पेयरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। वेयर एज वही देखा गया कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl गैस, ये सारे जो है वो मोर सॉल्यूबल है वाटर में। तो देखिए हमारा सॉल्वेंट सेम है लेकिन अलग अलग गैस के लिए अलग अलग सॉल्युबिलिटी है। वैसे ही अगर हमारा सॉल्वेंट अब डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर कि हमारा गैस सेम है लेकिन अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटी मिलेगी। जैसे कि हमने देखा कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब इज़ मोर सॉल्यूबल इन इथेनॉल देन इन वाटर। ओके। एंड H2S गैस, अमोनिया एंड HCl, ये सारी गैसेस इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर। देन इन इथेनॉल। ठीक है, ये सारी बातें हमने देख ली। अब ये देखते हैं कि हमारे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है सॉल्युबिलिटी पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बाय द वे सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है। जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन करते हूँ कि सॉल्युबिलिटी है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डालूँगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ताकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। इसे ही हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं।
तो अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डालना पड़े एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, दैट मीन्स उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं कम डालकर ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकता हूँ तो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इन दैट सॉल्वेंट बहुत कम है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। तो ऐसा है कि जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर इंक्रीज होगी हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो डिसॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड है वो ऑलवेज गैस इन लिक्विड वो ऑलवेज क्या है, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो हमारी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। और अगर डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट वो अगर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इस केस में हमारा गैस को जब भी हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो दैट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हर दम क्या होगा, हमारे कुछ हीट बाहर हमें मिलेगी। ऐसा क्यों, अब ये देखते हैं कि ये भी हमने पहले देखा था कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। क्या कहने का मतलब है कि पहले तो सॉल्यूट ऐसे है खुद में और सॉल्वेंट ऐसे है खुद में, एक दूसरे से अटैच्ड है। सॉल्यूट खुद में अटैच्ड है और सॉल्वेंट खुद में अटैच्ड है। बाद में क्या करना है, मुझे इनको तोड़ना है, इनको भी तोड़ना है और फिर ऐसे करके इनको जोड़ना है। यही होना चाहिए, तभी इसे डिजॉल्व कहते हैं। ऐसे बिल्कुल ब्लेंड हो जाए तभी इसे डिजॉल्व कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले यहाँ पर लैटिस को तोड़ना है, इसके लिए हमें हीट देना पड़ेगा और यहाँ पर फिर ये बॉन्ड बनेंगे, मतलब सॉल्वेशन होगा, इसके लिए मुझे एनर्जी मिलेगा। हाँ, तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें हीट एनर्जी देना पड़ता है और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हमें एनर्जी मिलता है। जो एनर्जी हम देते हैं उसे पॉजिटिव समझते हैं और जो एनर्जी हमें रिटर्न मिलता है उसे हम नेगेटिव समझते हैं। तो गैस के केस में एक्चुअली ये लैटिस एंथैल्पी और मतलब जीरो है। ये लैटिस एंथैल्पी, मुझे कोई भी हीट नहीं देना पड़ेगा इसे ब्रेक करने के लिए। गैस में ऑलरेडी ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो आप ब्रेक ही है, ये एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली अटैच्ड नहीं है, इसी के लिए तो वो गैस है। देयरफॉर ये टर्म हमारे इस केस में, गैस वाले केस में जीरो है। अब सॉल्वेशन जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि ये पार्ट नेगेटिव है, तो हमारा डेल एच सॉल्यूशन जो है ये भी ऑलवेज नेगेटिव है। यही कहना चाह रहा हूँ कि डेल एच सॉल्यूशन इज नेगेटिव, और डेल एच सॉल्यूशन नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक, मुझे हीट मिलेगा। यही कारण है कि डिसॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तब भी एक बार फिर से देख लेते हैं, एज पर ला चैटलियस प्रिंसिपल ऐसा कैसे है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम ऐसा समझ सकते हैं क्या कि मैंने गैस को लिक्विड के संग मिलाया तो मुझे रिटर्न में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला, प्लस हीट मिला, क्योंकि तभी तो ये एक्सोथर्मिक होगा। और रिटर्न भी, रिवर्स भी ऐसे ही होगा कि मैं अगर हीट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कंबाइन करूँ तो मुझे गैस और लिक्विड अलग से मिल जाएंगे। अब देखिए इस केस में एज पर ला चैटलियस प्रिंसिपल अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इस ला चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहेंगे कि फिर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएंगे कि हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज होना होगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हीट को तो यूज अप कर लेना है। तो हीट यूज अप कैसे होगा, जब ये हीट इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के संग मिलकर
यहाँ गैस और लिक्विड रिजल्ट करे, गैस या लिक्विड फॉर्म करे, तब जाकर हमारा हीट यूज अप होगा। तो ये कब होगा? जब हमारा ये पूरा प्रोसेस इस डायरेक्शन में जाएगा। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, मतलब कि राइट टू लेफ्ट। और जब भी इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है? सॉल्यूशन टूटकर गैस एंड लिक्विड बनते हैं। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन फेवर नहीं हो रहा, घुलने वाली प्रोसेस जो है वो फेवर नहीं हो रही, बल्कि अलग होने वाली प्रोसेस फेवर हो रही है। देयरफॉर ये क्या है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। यहीं अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूँ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब यही कारण है, अगर हम एक एग्जाम्पल ले इसका, किसका? ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो किस केस में हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं? जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के केस में। अगर हमने ऑब्जर्व किया है कभी कि कोल्ड ड्रिंक का बॉटल सील रहता है टाइटली, और ये प्रेशर में सील रहता है, और हमने देखा है कि इसे अक्सर हम लोग कोल्ड ड्रिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कोल्ड करके रखते हैं। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज रहता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो लिक्विड है हमारे कोल्ड ड्रिंक में, इस लिक्विड के अंदर भी गैस डिजॉल्व है। लिक्विड है ये पूरा, लेकिन लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व है। और क्योंकि ज़्यादा गैस डिजॉल्व हो, इसलिए हम टेम्परेचर इनका डिक्रीज़ करके रखते हैं। जितना टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे ताकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा गैस इसमें डिजॉल्व होकर रहे, ताकि जब हम कोल्ड ड्रिंक पिए तो हमें इसे ज़्यादा इंजॉय कर सके। ओके, दूसरी तरफ अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वो भी यहाँ पर कहीं रिलेटेड है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इस लिक्विड में कितना गैस सॉल्युबल हो सकता है वो प्रेशर पे भी डिपेंडेंट है। ये कोल्ड ड्रिंक के बोतल में हमने देखा, जब हम ये बॉटल खोलते हैं तो एक प्रेशर का आवाज़ आता है गैस निकलने की। दैट मीन्स ये पूरे यहाँ पर इसके अंदर जो गैस है वो प्रेशर में टाइट करके इसी में बाढ़ा जाता है। दैट मीन्स प्रेशर इज़ एबव द नॉर्मल प्रेशर, तभी तो ये गैस बाहर निकल रही है। ओके, तो इस केस में हम ये देखेंगे कि जब प्रेशर जैसे ही मैं इंक्रीज़ करूँगा, इस गैस का प्रेशर इस पूरे अंदर, इस कंटेनर के अंदर, तब हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसीलिए ही प्रेशर इंक्रीज़ करके ही इसे सील किया जाता है, पैक किया जाता है, ताकि ज़्यादा गैस इनमें सॉल्युबल रहे। टेम्परेचर भी इसलिए डिक्रीज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा गैस इनमें सॉल्युबल रहे। अब देखिए, प्रेशर इंक्रीज़ होने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। कौन सी प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं? ये हमारा गैस है, ये सॉरी लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस। अब ये इस जगह पे क्या है? हमारा गैस ही है, और इस जगह पर भी गैस है। ये गैस जो है इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर बना रहा है। हम इसी प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये गैस अगर ज़्यादा प्रेशर इस सरफेस के ऊपर बनाएंगे, तब ये गैस ज़्यादा इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होकर रहेंगे। अगर ये गैस जो बाहर है ये कम प्रेशर बना रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, तो ये गैस कम इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होंगे, ऐसा हम समझेंगे। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिन्हें कहते हैं हेनरी लॉ, HENRY, हेनरीज लॉ। ये लॉ यही कह रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or the solution। तो ये जो गैस above the liquid और या above the surface of the liquid या solution है, इस गैस के प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही solubility of the gas in the liquid ज़्यादा होगी। यही बात हेनरी लॉ में कहा है। तो इसे हम एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर जो गैस की प्रेशर है वो, उस प्रेशर को मैं अगर P पकड़ूँ, तो P स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक गैस है तो उसी गैस की प्रेशर वहाँ पर रहेगी, लेकिन ऐसे कभी हो सकते कि मेरी सॉल्यूशन जो बाइनरी नहीं है लेकिन टर्नरी है, मतलब कि तीन चीज़ों को, दो गैस और एक लिक्विड को मिलाकर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। उस वक्त वो जो स्पेस ऊपर है, फ्री स्पेस, यहाँ पर ये वाले स्पेस, इस स्पेस में एक गैस की जगह दो गैस रहेंगे, तो दोनों गैस के अपने अपने प्रेशर होंगे। इसलिए उस समय जो प्रेशर एक गैस ए का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए होगा, और गैस बी का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी होगा। तो इसलिए ये पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज़ किया गया है।
अगर एक ही गैस है तो फिर ये पार्शियल प्रेशर नहीं है, फिर वो गैस का ही प्रेशर है बस। तो पार्शियल प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब ये एक्स स्टैंड्स फॉर क्या है, एक्स स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन। जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तब देख रहे थे कि मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। सीधी सी बात है कि अगर एक सॉल्यूशन बन रहा है तो इस सॉल्यूशन में गैस है, मान लेते हैं एक्स गैस मोल्स, इतना मोल फ्रैक्शन गैस का है। और ऐसे नहीं, ऐसे मान लेते हैं कि जब ये गैस सॉल्यूशन बन रहा है तो इस सॉल्यूशन के अंदर गैस है जो एन गैस मोल्स, इतने इतने मोल्स ऑफ गैस है इनमें, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में जो लिक्विड है वो है एन लिक्विड, इतने मोल्स ऑफ लिक्विड है। तो इस सॉल्यूशन में इतने मोल्स ऑफ गैस है और इतने मोल्स ऑफ लिक्विड है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है गैस का तो वो ऐसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिक्विड। यही तो हमने देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो ये भी हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। इस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देख चुके हैं ये। तो जस्ट ये रिकैपिचुलेशन के लिए यहाँ पर कहा गया कि मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये जो एक्स है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच इज़ डिजॉल्व इन द लिक्विड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी इस लिक्विड में, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस यहाँ पर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व इन दिस लिक्विड। तो ये पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ज़्यादा गैस इनमें डिजॉल्व है, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो कम गैस इनमें डिजॉल्व है। यही बात यहाँ पर कहा गया है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो P इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है KH(x), जहाँ हम ये KH(x) को क्या कहेंगे, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ऑब्वियसली, और इनका नाम है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया गया इस कांस्टेंट के नाम रखने में, हेनरीज लॉ है तो हेनरीज लॉस कांस्टेंट, ये एक बात हो गई। अब ये हेनरीज लॉस कांस्टेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका ये फीचर है कि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग हेनरी लॉ कांस्टेंट होगी। तो डिफरेंट गैसेस हैज़ डिफरेंट KH का वैल्यू, ओके। और ये KH का वैल्यू जो है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में हमारा KH का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो हमारा KH का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। और एक बात कि KH का वैल्यू अगर ज़्यादा है, KH वैल्यू इज मोर, इसका मतलब है देन सॉल्युबिलिटी इज लेस। ये समझ के रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। अगर ये P हमारा समझते हैं कि ये गैस के ऊपर जो प्रेशर है ना, वो ये गैस के ऊपर जो प्रेशर है, ये प्रेशर एक समय के लिए पकड़ लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये प्रेशर फिक्स्ड है। कितना है पकड़ लेते हैं, 2 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब आप देखिए ये प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है तो है। अगर मेरी सॉल्युबिलिटी अगर मेरी KH की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये छोटा होना होगा। जैसे 2 इज इक्वल्स टू, अगर मैं क्या करूँ, इसे 1 लिखूँगा, KH को इसे 1 लिखूँगा तो ये 2 हो सकता है, और इसे 2 लिखूँगा तो ये 1 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा KH बड़ा होगा तो हमारा X को छोटा होना होगा, प्रोवाइडेड मेरी ये पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक फिक्स पार्शियल प्रेशर में अगर KH का वैल्यू बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर KH की वैल्यू छोटी है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वही कह रहे हैं कि KH वैल्यू इज़ मोर देन सॉल्युबिलिटी इज़ लेस, KH वैल्यू इज़ लेस देन सॉल्युबिलिटी इज़ मोर फॉर अ पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। अब ला-चैटलेस प्रिंसिपल से भी समझ लेते हैं कि जैसे प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी। तो ला-चैटलेस प्रिंसिपल क्या कहता है
कि हमने पहले लिख लेते हैं ला चैटलियर्स प्रिंसिपल। इनमें क्या है, यही बात है कि कोई भी पैरामीटर अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में जाएंगे कि उस पैरामीटर को काउंटर करना चाहेंगे, मतलब उसे डिक्रीज़ करना चाहेंगे। तो अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, ये हमारा कंटेनर है ये हमारा लिक्विड है, यहाँ पर गैस है, गैस इसके अंदर भी ऑलरेडी और ये लिक्विड है। अगर मैंने ये प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया तो एज़ पर लैचेटेस प्रिंसिपल ये प्रेशर कम होना चाहिएगा। और ये प्रेशर कैसे कम होगा, ये प्रेशर तभी कम होगा जब ये गैस इनमें डिजॉल्व हो जाए। जैसे ये गैस इनमें डिजॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, सीधी सी इतनी सी बात है। इसलिए एज प्रेशर इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द प्रेशर विल डिक्रीज। और प्रेशर कब डिक्रीज होगा, व्हेन मोर गैस विल बी डिजॉल्व। प्रेशर इंक्रीज है, देन मोर गैस डिजॉल्व्स इन लिक्विड, और ऐसा होने पे देयरफॉर प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे लाचेटेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने ये देख लिया। ये हमारे जो हेनरी लॉ है इनके कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे ही ये हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, उसके बियॉन्ड ये एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या क्या कंडीशन है कि हमारा प्रेशर जो है, लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस ये सारे हैं। देखिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर ये हेनरी लॉ फॉलो नहीं करेंगे। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी गैस जो है उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड में स्पेयरिंगली होनी चाहिए, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो भी ये हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। और गैस इस सॉल्वेंट के संग रिएक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, डिजॉल्व करना और रिएक्ट करना दो अलग बातें होती हैं। डिजॉल्व करना मतलब कि हमारा एटम जो है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा, वो टूट नहीं रहा, बस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर ऐसे नज़दीक नज़दीक रखा है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है हमारे सॉल्यूट का, ये हमारे एक मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के। तो ये आपस में मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड थे वो टूट गए सिर्फ, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ भी बॉन्ड बना रहे, लेकिन हमारा मॉलिक्यूल खुद में नहीं टूटा है, सिर्फ मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो टूटकर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन नया बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमारा जो गैस है वो ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट के संग रिएक्ट ही कर जाए। और ये भी लिखा है कि गैस डिसोसिएट भी नहीं होनी चाहिए। जो मैंने कहा, मॉलिक्यूल पूरे मॉलिक्यूल में ही रहेंगे, मॉलिक्यूल टूटकर अलग अलग आयंस नहीं बननी चाहिए। तो ये सारी क्लॉजेज हैं, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होते हैं। अब हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस, एक तो हम देखते ही है कि जैसे जब ये सोडा हम सील किया जाता है, पैकिंग किया जाता है, तो उस वक्त वो हाई प्रेशर में पैक किया जाता है। इसे हम एरेटेड वाटर कहते हैं, एरेटेड वाटर। तो एरेटेड वाटर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इसे किया जाता है। एट प्रेशर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम, तब ये अच्छा होता है। दूसरी बात है एनोक्सिया। अब ये क्या है एनोक्सिया? जब बहुत हाई एट ऑल्टीट्यूड में कुछ लोग रहते हैं या माउंटेनिंग करने जाते हैं, तो हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होगा, हमारा प्रेशर कम होता है। और अगर प्रेशर कम है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो भी कम है। अब कम ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की डिजॉल्वनेस है, या कितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सॉल्युबल होता है, वो भी डिक्रीज़ होगा। क्योंकि हमने यहाँ लिखा ही है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तब सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और प्रेशर डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो जब हम पहाड़ के ऊपर रहते हैं यहाँ पर, तो हमारा ऐसे ही प्रेशर जो है कम है वहाँ पर, तो उसके कारण ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, या कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन ब्लड, वो भी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन में, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। इसके कारण हमारे ब्रेन में थिंकिंग एबिलिटी थोड़े हैम्पर होती है। तो ये एनोसिया उसे ही कहते हैं, जिसके मतलब है कि अनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली। ठीक है, अनएबिलिटी
टू थिंक क्लियरली। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब लैक क्यों है? बिकॉज ऑफ लो solubility of oxygen in blood। अब solubility लो क्यों है? solubility लो इसलिए है क्योंकि प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज लो, एट हाई ऑल्टीट्यूड। बस यही सारी बातें हैं। तो हम ये देख लिए, एक कंडीशन है एनोक्सिया। दूसरी बात है जिसे हम कहते हैं बेंड, BND, बेंड्स। ये क्या है? जब डाइवर, DIVER, डाइवर, डीप सी डाइवर, जो समुद्र के नीचे बहुत गहरे में डाइव करने जाते हैं कुछ खोजने या कुछ एक्सपेरिमेंट करने, किसी भी कारण वो समुद्र के नीचे या वाटर बॉडी के नीचे बहुत डीप जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर या एयर सिलेंडर लेकर ही जाएंगे नीचे। अब देखिए, जब बहुत डीप जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होने पे हमारे ब्लड में सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन या सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, जो भी वो गैस सिलेंडर लेकर जा रहे हैं, उनमें ऑक्सीजन भी, उनमें नाइट्रोजन भी, ये सब मिलाकर है, तो वो जो लेकर जा रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी ऑफ दोज गैसेज इन आवर ब्लड दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। जब पहाड़ में सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो अंडरग्राउंड जितने डीप इन दी सी जाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो जब ये डाइवर अंडर वाटर ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इनके ब्लड में ज़्यादा करके ऑक्सीजन या गैसेस कह सकते हैं, नाइट्रोजन गैस, ये सारे ब्लड में ज़्यादा करके डिजॉल्व हो गए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये तो हरदम नीचे नहीं रहेंगे, जब भी ये ऊपर आएंगे, जैसे ही अचानक से सीधा फटाफट ऊपर आएंगे, क्या होगा? हमारा प्रेशर कम हो रहा है, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी अब क्या होगी? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? वो भी डिक्रीज होगी। तो जैसे ही सॉल्युबिलिटी अब डिक्रीज होगी, अब ब्लड में से बबल बन कर वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन बाहर आने लगेंगे। क्यों? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है। अंडरग्राउंड, अंडर वाटर जब थे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज थी, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व था या नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व था। अब जो जैसे ही बाहर आ गए, प्रेशर कम हो गया, अब सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। अब जो ऑलरेडी एक्सेस डिजॉल्व गैसेज है ब्लड के अंदर, वो भी बबल बनकर बाहर आने लगे। अब ये जब बबल बनकर बाहर आएंगे तो ये इमेंस पेन होगा बॉडी में और हार्ट ब्लॉक होने के भी चांसेस है, जिससे डेथ भी हो सकता है। ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बेंड, BENDS, बेंड्स। इनका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं डिकम्प्रेशन। देखिए, नीचे जब गए थे तो क्या हो रहा था? कंप्रेशन हो रहा था हमारे बॉडी में। जब ऊपर आए तो हमारे बॉडी में डिकम्प्रेशन हुआ, मतलब समझ रहे हैं, डिकम्प्रेशन हुआ, और इसलिए इनका नाम है डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो इसके लिए दो प्रोविज़न किया जाता है, या तो जो भी व्यक्ति नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो धीरे धीरे ऊपर आए, ताकि सॉल्युबिलिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो, ब्लड में बबल धीरे धीरे बने और वो आस्ते आस्ते मैनेज करके बाहर आ जाए। और नहीं तो उनके लिए उनके जो गैस सिलेंडर है उनमें हीलियम यूज़ किया जाता है। क्यों हीलियम इसलिए यूज़ किया जाता है? क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी इन दी ब्लड बहुत कम है, ऐसे ही वो डिजॉल्व होगा ही नहीं ब्लड में, चाहे आप प्रेशर के अंदर रहिए या प्रेशर के बाहर रहिए, मतलब अंडरग्राउंड, अंडर वाटर रहिए या वाटर के बाहर रहिए, वो डिजॉल्व ही नहीं होगा आपके ब्लड में। तो इसलिए बहुत बार हीलियम भी यूज़ किया जाता है इन ऑक्सीजन सिलेंडर या गैस सिलेंडर, एयर सिलेंडर कह सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीख ली है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हेनरी लॉ के ऊपर और फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है न्यूमेरिकल। द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.19 m। स्मॉल m का क्या मतलब है? डेट इज मोलालिटी। ओके, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। मुझे KH कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। क्या दिया है? कि हमें मोलालिटी दिया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m। तो अगर मैं इसके मतलब समझूं कि सॉल्युबिलिटी
of H2S इज़ 0.195 m। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S dissolved in 1 kg या और 1000 ग्राम भी लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये सॉल्वेंट होना चाहिए था क्योंकि हमारा यहाँ सॉल्वेंट वाटर है, इसलिए वाटर लिखा। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। ये बाय डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी हमें पता है, यहाँ से हमने ये चीज़ लिखा है। हमारे मोलैलिटी का क्या डेफिनेशन था? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, ये था। या ये कह सकते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सारी बातें हमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगे पीछे की। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तब ये 1000 जो मल्टीप्लाई करी ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा मोलैलिटी 0.195 m है, तो इसका यही मतलब हुआ कि 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारा सॉल्वेंट यहाँ क्या है? वाटर, तो वही वाटर लिखते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। ये सारी बातें जस्ट रिकैपिचुलेशन के लिए थी। तो हमारे पास क्या पता चल रहा है कि 0.195 मोल ऑफ H2S इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ और 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए क्या एक्सप्रेशन है? P इज इक्वल्स टू KH(x). तो मुझे अगर ये निकालना है तो मुझे प्रेशर पता होना चाहिए और मुझे x पता होना चाहिए। x क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ सॉल्यूट, या गैस कह सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो दो चीज़ होगी ना, एक ये गैस है जो मैं डिजॉल्व कर रहा हूँ, तो इस गैस का मोल फ्रैक्शन, या फिर जिसमें डिजॉल्व कर रहा हूँ इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन। तो मुझे गैस का मोल फ्रैक्शन है ये। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH(x). ये x स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, नहीं लेकिन मुझे तो मोल फ्रैक्शन नहीं पता, मुझे सिर्फ मोल्स पता है। अब ये मोल फ्रैक्शन निकालना होगा मुझे, तो ये कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? H2S का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O, यही होता है मोल फ्रैक्शन निकालना अगर मुझे H2S का। वही मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होता अगर वाटर का, तो होता ये H2O। ये आप जानते हैं, जस्ट रिवाइज के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। ये N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो पता ही है, यहाँ पर तो दिया है, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है। मुझे अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। कितना वाटर है हमारे पास? 1000 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। हर एक मोल का वेट 18 ग्राम है। कैसे? H2O है तो H हाइड्रोजन के लिए 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, ऑक्सीजन के लिए 16 इज इक्वल्स टू 18। तो 18 ग्राम पर मोल मोलर मास है वाटर का। तो 1000 में कितने मोल्स होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू ये आता है 55.55 मोल्स। तो हमारा जो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स है वो मतलब यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर मैं पुट करूँ तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस दिया है 0.195 और वाटर है इतना। तो ये दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करना है, इनमें और इनमें।
तो करके देखते हैं फटाफट। तो XH2S इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S जो है 0.195 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S जो है 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है 55.55, ये हमने अभी निकाला है। तो इसे अगर सॉल्व करूँ तो ये आ रहा है 0.0035। तो मुझे H2S का वैल्यू पता चल गया, ये वाला वैल्यू मुझे पता चल गया, ये वैल्यू मुझे निकालना है। और ये P, अब ये पार्शियल प्रेशर P ये बताया तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यही है ट्रिक, दैट एट STP कह रहे हैं solubility of H2S in water at STP is this much। STP stands for स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब होता है P इज इक्वल्स टू 1 बार। 1 बार जब है तो ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। तो लिख सकते हैं एट STP P इज इक्वल्स टू 1 बार, देयरफॉर इसका वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू KH इंटू ये x हमने अभी यहाँ निकाला है ना थोड़ी देर पहले, x है 0.0035, तो यहाँ पर इंटू 0.0035, देयरफॉर KH इज इक्वल्स टू 1 बाई 0.0035 एंड दैट इज़ नथिंग बट 285.7। अब इनका यूनिट क्या होगा, इनका यूनिट होगा बार, ये मैं पहले बताना भूल गया था। इनका यूनिट KH का यूनिट बार होता है। कैसे, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये तो एक फ्रैक्शन है, इनका खुद का कोई यूनिट नहीं होता। देयरफॉर K का यूनिट वही होगा जो P का यूनिट होगा। P का यूनिट बार है, इसलिए K का यूनिट भी बार होंगे, यही रीज़न है। और इनका तो कोई मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है क्या, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, एक रेशियो है मोल बाई मोल का, तो इसलिए इनका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब हम नया एक टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर को ऐसे समझते हैं कि अगर मैं एक क्लोज कंटेनर में, ये क्लोज्ड है, सील्ड है, इसमें थोड़ा लिक्विड ले लूँ या वाटर, आप समझ लीजिए वाटर ले लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वैक्यूम है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इस वाटर के जो पार्टिकल्स है यहाँ से निकल कर वेपर बनकर यहाँ पर एग्जिस्ट करने लगेंगे। ओके, तो लिक्विड जो है ये वेपराइज होकर यहाँ पर एक वेपर गैसियस फॉर्म में, यहाँ पर वेपर फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। और एक पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ पर फिर क्योंकि गैस यहाँ पर बन रहा है, वेपर यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर भी डेवलप हो रहा है। वो प्रेशर किसके ऊपर लगेगा, इस सरफेस के ऊपर लगेगा। ओके, तो ऐसा देखा गया जब ये क्लोज कंटेनर में है, ये लिक्विड हमारा वाटर जो इनिशियली मैं एज्यूम करता हूँ, ये वेपराइज होकर जब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये इस लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये जितना वेपर बनेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेंगे। तो इसका क्या कोई लिमिट है कि कितना वेपर बनेंगे, कितना प्रेशर लगाएंगे कि ये पूरा का पूरा लिक्विड ही वेपर हो जाएगा। तो ये बात है कि इनका एक वेपर प्रेशर होता है यहाँ पर, क्योंकि वेपर बन रहा है तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा, जो प्रेशर इस सरफेस ऑफ द लिक्विड पे लगेगा, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर फिक्स्ड है हर एक अलग अलग लिक्विड के लिए। जैसे वाटर के लिए ये है 17.5 mm ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हमारा वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, उस वक्त अगर मैं इस वाटर को छोड़ दूँ एक क्लोज कंटेनर में, तो ये वाटर एवापोरेट कर कर यहाँ पर एक वेपर बना रहे, और ये वेपर तब तक बनता रहेगा जब तक इस वेपर का प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और द सरफेस ऑफ द वाटर 17.5 mm ऑफ मरकरी नहीं हो जाता। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा, एक इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम बिटवीन किसके बीच इक्विलिब्रियम आएगा, बिटवीन द लिक्विड जो यहाँ पर रखा है, लिक्विड फेस,
और ये गैस फेज जो यहाँ पर बन रहा है, या वेपर फेज भी कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा वेपर फेज अगर कहें तो। वेपर फेज, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। इनका इसका क्या मतलब हुआ कि जब लिक्विड फेज से वेपर फेज में हम जा रहे हैं तब हो क्या रहा है, एक्चुअली एवापोरेशन हो रहा है, उसे ही हम कहते हैं एवापोरेशन। इस इक्विलिब्रियम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि सिंबल तो दे ही चुका हूँ इक्विलिब्रियम का। तो जब लिक्विड फेज से वेपर फेज में कुछ भी जाता है तो उसे हम कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, तो इनिशियली जब मैं इस सील कंटेनर को यहाँ वैक्यूम था, इस सील कंटेनर में जब मैंने वाटर यहाँ पर डालकर रखा तो यहाँ इस स्पेस में कुछ भी नहीं था, तो गैस जो लिक्विड है इनिशियली वेपराइज हो रहा है। ठीक है, वेपराइज हो रहा है और वेपर फेज में जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर गैस वेपर बन रहे हैं, वो वेपर फिर कंडेंस भी होंगे और कंडेंस होकर फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब ये वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है। जब इनिशियली हमने कंटेनर में लिक्विड लिया और ऊपर का स्पेस वैक्यूम है, कुछ भी वहाँ पर कोई वेपर नहीं है, तो इनिशियली सिर्फ वेपराइजेशन हो रहे थे और हमारा लिक्विड वेपर बनकर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब वो वेपर बन चुके, कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वेपर बन चुके हैं, अब उन वेपर का क्या काम है, वो वेपर का काम है फिर से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना और लिक्विड में ऐड हो जाएंगे वो कन्वर्ट होकर। तो ये प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेपर प्रेशर जब तक हमारा ये 17.5 mm ऑफ मरकरी इतना वेपर प्रेशर यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा, तब तक क्या हो रहा था, एवापोरेशन भी हो रहे थे और कंडेंसेशन भी हो रहे थे। लेकिन एवापोरेशन का रेट ज़्यादा था, इनिशियली एवापोरेशन ही सिर्फ हो रहे थे, कंडेंसेशन हो ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वेपर है ही नहीं, इनिशियली तो वो जगह वैक्यूम है। तो सिर्फ स्टार्टिंग में क्या हुआ, लिक्विड से वेपर बनने के लिए सिर्फ एवापोरेशन हो रहा है और एवापोरेशन सबसे ज़्यादा है, कंडेंसेशन बिल्कुल ज़ीरो है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एवापोरेशन का रेट जो है वो कम हो रहा है और कंडेंसेशन का रेट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वेपर बन के क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पर वेपर प्रेशर भी बन रहा है। अब वो वेपर कंडेंस होना चाह रहे हैं, ना कि ज़्यादा वेपराइज लिक्विड वेपर बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बन चुके हैं, अब उनका काम कंडेंसेशन होना है। तो जैसे जैसे मैं इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा हूँ, हमारा रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होता जा रहा है और रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होता जा रहा है और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होता जा रहा है। एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पर हमारा रेट ऑफ एवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बैलेंस हो जाएंगे, सेम हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो वेपर प्रेशर होगा हमारे यहाँ पर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये प्रेशर ऑफ द वेपर होगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। फिर से समझते हैं कि अगर ये इस कंटेनर के साइज़ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। मैंने इतना छोटा कंटेनर लिया, अगर मैं बड़ा कंटेनर लूँ और बड़ा कंटेनर लूँ, तब भी ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारे लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है, ये मान लीजिए वेपर है यहाँ पर और ये लिक्विड है यहाँ पर, तो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है, ये प्रेशर जब तक वाटर के केस में 17.5 mm ऑफ मरकरी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना प्रेशर नहीं बन जाता, तब तक ये प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन चलता रहेगा। जैसे ही ये एक ऐसा प्रेशर अटेन कर लेगा, ये वेपर इस लिक्विड सरफेस के ऊपर 17.5 mm ऑफ मरकरी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइप के प्रेशर जब एग्जर्ट करने लगेंगे, उस वक्त इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, उस समय रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। देयरफॉर कुछ नया वेपर यहाँ पर अब नहीं बन रहा होगा, या कुछ नया वेपर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ओवरऑल उनका जो इफेक्ट है वो जीरो है, क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जैसे दो लड़के क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं और दो लड़के क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सेम है। वैसे ही जितना भी एवापोरेशन का रेट है उतना ही कंडेंसेशन का रेट है, और उस केस में इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। और उस इक्विलिब्रियम के हाल में, उस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो वेपर इस सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इनिशियली जब
हमने ऐसे ही कंटेनर लिया है, यहाँ पर वैक्यूम है और सिर्फ लिक्विड है, तो यहाँ पर कुछ भी वेपर नहीं है, तो सिर्फ एवापोरेशन वाला प्रोसेस ही होगा और ये लिक्विड एवापोरेट होकर यहाँ पर वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब जैसे जैसे धीरे धीरे वेपर यहाँ पर बनता जा रहा है, अब वो वेपर का क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब ये वेपर जैसे इस लिक्विड के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कुछ लिक्विड यहाँ से वेपराइज होते हैं, कंडेंस होते हैं, ऐसा। तो इनिशियली सिर्फ एवापोरेशन होता है, धीरे फिर और कंडेंसेशन जीरो। धीरे धीरे एवापोरेशन का रेट कम होता जा रहा है, कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पर एवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाएंगे। उस वक्त यहाँ पर वेपर का प्रेशर और इंक्रीज नहीं हो रहा होगा और जो पर्टिकुलर फिक्स्ड वेपर प्रेशर उस वक्त क्रिएट होगा वो है 17.5 mm इन केस ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो अगर इनका डेफिनेशन देखें तो वेपर प्रेशर का, शायद उससे हमें अच्छे से समझ आए, और तो वो कुछ ऐसा है। द प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium with a liquid at a particular temperature is called vapor pressure of that liquid at that temperature। तो ये टेम्परेचर के डिपेंडेंट है, ये तो हमें समझ आ गई क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 20 डिग्री बार बार मेंशन किया है। इसके मतलब कि टेम्परेचर चेंज होने पर वेपर प्रेशर चेंज होगा। इनिशियली मैं समझ के रखता हूँ इजी के लिए कि टेम्परेचर फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अब उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर का क्या मतलब है? वेपर प्रेशर का ये मतलब है कि वेपर प्रेशर है वो प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। किस कंडीशन में? जब हमारा ये वेपर और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स नया कोई वेपर अब नहीं बन रहा, या मतलब वेपर प्रेशर अब इंक्रीज नहीं हो रहा, या वेपर की क्वांटिटी वहाँ पर नहीं बढ़ रही है। इनिशियली जब मैं एक कंटेनर लिया तो क्लोज कंटेनर, हाँ अगर ये क्लोज नहीं होगा तो ये वेपर तो निकल के बाहर चले जाएंगे। देयरफॉर ये, जैसे अगर मैंने एक ओपन कंटेनर या एक ओपन छोटे से डिस्क या टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं या बाउल कह सकते हैं, उनमें अगर मैं वाटर लेता हूँ और लेकर उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ कई दिनों तक, तो क्या होगा? वो वाटर पूरा का पूरा एवापोरेट हो जाएंगे और कुछ भी उस कंटेनर में नहीं रहेगा, वो ब्लैंक हो जाएंगे, ऐसा होगा ना। लेकिन अगर उस कंटेनर को मैं सील करके रखता हूँ तो क्या होगा, वो अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर उस कंटेनर को सील करके रखता हूँ तो इनिशियली यहाँ पर क्या है? वाटर है या लिक्विड है, ओके। और इस पोजीशन में क्या है? कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे ये लिक्विड एवापोरेट हो रहा है, इस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। और जब एवापोरेशन हो रहा है, वेपर बन रहा है, तो वेपर कंडेंस होकर फिर से लिक्विड भी बनेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? चलता रहेगा जब तक उनके दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम नहीं एग्जिस्ट करता है। किन दोनों के बीच में? ये लिक्विड फेज के बीच में और वेपर फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना करता हो तब तक यहाँ से वेपर उठकर ऊपर और ऊपर से वेपर कंडेंस होकर नीचे इस लिक्विड पे आते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हमारा वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर मतलब क्या हुआ? ये वेपर जो इस सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं लिक्विड के सरफेस पे, वही वेपर प्रेशर है। तो इनिशियली हमारा वेपर प्रेशर जीरो था, धीरे धीरे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वो वेपर प्रेशर फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगा। वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? वो पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पर हमारा लिक्विड फेज वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। उस इक्विलिब्रियम में ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग होंगे, इसलिए हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही वेपर प्रेशर की बात करेंगे। कैसे डिपेंड होता है वेपर प्रेशर? जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर क्या है? यस, टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो ये लिख के रख सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरी बात, और हमारा जो वेपर प्रेशर है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर ही डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर में लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर इज
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड। तो वाटर का वेपर प्रेशर 17.5 mm ऑफ मरकरी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ही अगर मैं ईथर को कंसीडर करूँ, ईथर, डाई इथाइल ईथर, तो इनका वेपर प्रेशर करीबन 440 mm ऑफ मरकरी है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अलग अलग लिक्विड के अलग अलग वेपर प्रेशर होते हैं, लेकिन ये वेपर प्रेशर इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कितने बड़े कंटेनर ले रहे हैं। आप बहुत बड़ा कंटेनर ले लीजिए या बहुत छोटा कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। वेपर प्रेशर कब आएगा? जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होंगे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम किनके बीच में? वेपर और लिक्विड फेस के बीच में। तो मैं एक बड़ा कंटेनर ले लूँ या एक छोटा कंटेनर ले लूँ, इवापोरेशन का प्रोसेस और कंडेंसेशन का प्रोसेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट जब करेंगे, तब इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा वो बड़े कंटेनर हो तो भी ईथर के केस में 440 mm ऑफ मरकरी होगा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और बड़े कंटेनर के केस में भी जो ये इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट होगा, यहाँ पर जो वेपर इस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे एट इक्विलिब्रियम, वो भी 440 mm ऑफ मरकरी होंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कंटेनर का तो साइज़ से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है कि मैं कौन सा लिक्विड यूज़ कर रहा हूँ, और मतलब क्या है कि मैं कितने टेम्परेचर में ये पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सेम लिक्विड की वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो सकती है। ये हमारा जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का वेपर प्रेशर 17.5 mm ऑफ मरकरी है। ये 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड में 17.5 नहीं रह जाएगा, ये इनसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ भी ये इनसे ज़्यादा हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो। लेकिन जब तक मैं डाईइथाइल ईथर की बात कर रहा हूँ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 440 mm ऑफ मरकरी रहेगा। जब तक मैं वाटर की बात कर रहा हूँ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 17.5 mm ऑफ मरकरी रहेगा। तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कैरेक्टरिस्टिक है किनका? लिक्विड का। तो अलग अलग लिक्विड के अलग अलग वेपर प्रेशर है, नंबर 1। और नंबर 2, वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होंगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज तो वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो उम्मीद करता हूँ इसने एक्सप्लेनेशन से वेपर प्रेशर का कंसेप्ट थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर किन पे डिपेंड करता है। तो हमने तो ऑलरेडी एक फैक्टर देखा ही है, 2 फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, 2 फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। ठीक है, कौन से 2 फैक्टर्स हैं? एक तो हमने देख लिया टेम्परेचर, कैसे कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, ऐसा। और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। वो हमने देखा ही है कि वाटर के केस में हमारा वेपर प्रेशर क्या था? वाटर के केस में वेपर प्रेशर 17.5, वेयर एज ईथर के केस में वेपर प्रेशर 440 mm ऑफ मरकरी। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा क्यों? तो नेचर ऑफ द लिक्विड अलग अलग है। कैसा? जिस लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज होगा, हाँ, लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में है, देन वेपर प्रेशर लो। और अगर लोअर इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब हमारा वेपर प्रेशर हाई। जैसे कि वाटर के केस में हमारा जो 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत हाई है। वाटर ऐसे भी पोलर नेचर के होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, इस कारण उनका वेपर प्रेशर लेस है। वेयर एज जो ईथर हमने बात किया वो नॉन पोलर है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है का क्या मतलब है कि जब वो मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे नज़दीक रहेंगे तो इन दोनों को एक दूसरे को पकड़ कर रखने की ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है।
देयरफॉर इनके मॉलिक्यूल के लिए बहुत आसान है कि ये इनका साथ छोड़कर यहाँ हवा मतलब वैक्यूम में उड़ जाए और ये वेपर बनकर यहाँ पे एग्जिस्ट करे, वेयर एज वाटर के लिए इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ईथर के केस में वेपर प्रेशर हाई है और वाटर के केस में वेपर प्रेशर लो है। तो ये हुआ नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंडेंसी और एक टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। तो हमने दो डिपेंडेंसी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हमने जो बात किया है वाटर का किया बात हमने और हमने ईथर की बात की। ये क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है, मतलब एक प्योर फॉर्म है, एक लिक्विड है जो प्योर है, जिनमें हमने कुछ नहीं मिलाया। लेकिन अब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे फॉर सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है वाटर में मैंने शुगर मिक्स कर दिया या वाटर में मैंने सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब उस सॉल्यूशन का क्या वेपर प्रेशर होगा, जब तक जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्लोज कंटेनर में मैंने सिर्फ वाटर लिया था, प्योर वाटर, ठीक है। तो ये वाटर है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा था इक्विलिब्रियम पे वो था 17.5, ठीक है। इसे हम वेपर प्रेशर कह रहे थे ऑफ किसका, ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड। अब मैं इस वाटर में शुगर ऐड कर चुका हूँ, देयरफॉर अब ये वाटर नहीं है, अब ये एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे जानने में इंटरेस्टेड है कि अब ये जब एक क्लोज कंटेनर में रहेंगे तो ये एवापोरेट करेंगे यहाँ पर, फिर कुछ कंडेंस करेंगे और ये एवापोरेशन कंडेंसिंग का प्रोसेस एक पॉइंट टाइम में जाकर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उस वक्त इस सरफेस के ऊपर वेपर के कारण क्या प्रेशर होगा, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब वो वेपर प्रेशर कैसा होगा, उनका क्या नेचर होगा, वो इससे वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे कि वाटर के कंपैरिजन में कम होंगे, इसे ही हमें स्टडी करना है अंदर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसा देखा गया है कि मैं अगर एक अपने प्योर सॉल्वेंट में कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब ऐसे सॉल्यूट डाल रहा हूँ जो खुद में वोलेटाइल नहीं है। वाटर तो थोड़ा ना थोड़ा वोलेटाइल है, इसलिए तो मैं जब उसे रखता हूँ ओपन करके तो धीरे धीरे 2 3 4 5 10 दिन में एवापोरेट हो जाएंगे, होकर पूरा ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं शुगर को रखूँ, शुगर के क्रिस्टल्स जो है उनको मैं ऐसे रख दूँ खुले में, तो वो क्या 2 4 5 10 दिन में वाटर के सामान क्या एवापोरेट होंगे, नहीं होंगे। देयरफॉर वो जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। वही अगर मैं आयोडीन की बात करूँ या कैम्फर की बात करूँ तो ये सब वोलेटाइल है, अगर मैं खोल कर रख दूंगा कैम्फर को तो कुछ दिन में वो एवापोरेट हो जाएंगे। तो मैं अभी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस वाटर में या प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया जाए और जब फिर जो सॉल्यूशन बनेंगे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बी लेस देन दिस दैट ऑफ द वाटर। देयरफॉर इस वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर वेपर प्रेशर 17.5 एम ऑफ मरकरी है तो इस वाटर का जो सॉल्यूशन बन रहा है शुगर के साथ, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 17.5 से कुछ कम ही होगा, ठीक है। ये हमने समझा कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर से एट अ गिवन टेम्परेचर हमेशा बोल रहे क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ओके, तो ये एक बात है, इसे हम थोड़ा लिख कर देख लेते हैं। तो देखिए, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, then vapor pressure of the solution is less than the less than that of the pure solvent at given temperature। तो वाटर का जो भी वेपर प्रेशर था, अगर इस वाटर में मैं कुछ डिजॉल्व कर दूँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 है कि जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है इस सॉल्यूशन सॉल्वेंट का में सॉल्यूट ऐड करने के कारण, वो डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर, ना कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर। कहने का ये मतलब है कि मैंने वाटर में एक सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या ऐड कर सकता हूँ मैं वाटर में, शुगर ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने वाटर में, प्योर वाटर में जब शुगर ऐड किया तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर वाटर। वेरी गुड। अब इस शुगर की जगह इस वाटर में मैं यूरिया ऐड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यूरिया को डिजॉल्व कर दिया। अब इस यूरिया ऐड करने के कारण फिर से जो सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर वाटर, ये भी डिक्रीज होगा।
लेकिन ये डिक्रीज डिपेंड इस पर नहीं कर रहा कि मैं इनमें शुगर डाल रहा हूँ कि मैं इसमें यूरिया डाल रहा हूँ। ये डिक्रीज इस पर डिपेंड कर रहा है कि मैं इसमें कितना यूरिया डाल रहा हूँ या मैं इसमें कितना शुगर डाल रहा हूँ। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ मैं क्या डाल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि मैं कितना डाल रहा हूँ। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट एडेड एंड नॉट ऑन इट्स नेचर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं वाटर में 1 मोल ऑफ सुक्रोज डालूं तो वाटर का वेपर प्रेशर जितना डिक्रीज होगा, अगर मैं इस वाटर में 1 मोल ऑफ यूरिया डालूंगा तो भी उस वाटर का वाटर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो डिक्रीज तो होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये तो समझ आया। अब कितना डिक्रीज होता है वो इन पे डिपेंड कर रहा है कि मैं उसमें कितना क्वांटिटी में सॉल्यूट डाल रहा हूँ। 1 मोल डाल रहा हूँ, 2 मोल डाल रहा हूँ, 3 मोल डाल रहा हूँ, इन पे डिपेंड करता है, ना कि इस पे कि मैं कौन सा सॉल्यूट डाल रहा हूँ। मैं उनमें शुगर मिला रहा हूँ कि मैं उनमें यूरिया मिला रहा हूँ कि मैं उसमें सॉल्ट मिला रहा हूँ, मैं कुछ भी मिलाऊँ, उस पर डिपेंड नहीं करता हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इस पे डिपेंड करता है कि मैं उसमें कितने क्वांटिटी में सॉल्यूट मिलाया हूँ। यूरिया अगर मिलाया या सुक्रोज मिलाया हूँ या NaCl सॉल्ट मिलाया हूँ, वो कितने क्वांटिटी में मिलाया हूँ। अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाऊंगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होगा, अगर मैं कम क्वांटिटी में मिला रहा हूँ तो वेपर प्रेशर कम डिक्रीज होगा। तो क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होता है वेपर प्रेशर, ना डिक्रीज ऑफ द वेपर प्रेशर, ना कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट। इस बात को हमने यहाँ पर समझा है। ओके, अब हम एक टॉपिक पे जाएंगे जिनका नाम है राउल्ट्स लॉ। ओके, ये राउल्ट्स लॉ अब हम पढ़ रहे हैं, ये एक टॉपिक है रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब समझ आता ही है कि दो चीज़ों को मिलाकर, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, इनको मिलाकर जो सॉल्यूशन बन रहा है उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड। दोनों ही लिक्विड है, जब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ यहाँ पर इस सॉल्यूशन में दोनों ही लिक्विड है और दोनों ही लिक्विड वोलाटाइल है। एक लिक्विड यहाँ से डाला, एक लिक्विड यहाँ से डाला, दोनों ही लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड है। ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, दोनों ही वोलाटाइल है। ओके, वो ऐसे ऐसे दो लिक्विड को मिलाकर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, और इस सॉल्यूशन के कंटेनर को मैंने बंद कर दिया, तभी तो वेपर प्रेशर समझ आएगा। ओके, अब इस हाल में मैं राउल्ट्स लॉ को देखता हूँ कि वो राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं। राउल्ट्स लॉ कहते हैं कि जब भी मैं दो नॉन वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करूँगा तो उनका वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर इस एरिया पे। वो वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि मैंने किस लिक्विड को कितने मोलर प्रोपोर्शन में लिया हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पर एक ही लिक्विड होता तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो हो रहे होते वो सिर्फ इस लिक्विड के कारण है। जैसे अगर ये प्योर वाटर होता तो इस वाटर का ही वेपर यहाँ पे एग्जिस्ट करता और वो वाटर का वेपर ही या इस सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता, ऐसा है। ठीक है, लेकिन अब हमने जब दो लिक्विड लिया है इसी कंटेनर में, एक लिक्विड की जगह यहाँ पर एक लिक्विड था वाटर, लेकिन अब यहाँ पर दो लिक्विड है इस कंटेनर में, ये ए भी है और बी भी है। देयरफॉर यहाँ पर जो वेपर बनेगा वो ए का भी वेपर होगा यहाँ पर और बी का भी वेपर होगा, और ए के वेपर के कारण एक वेपर प्रेशर इस सरफेस पे लग रहा होगा, जिसे हम कह देते हैं कि वो वेपर प्रेशर है PA। ठीक है, वेपर प्रेशर अप्लाइड बाई ए, ठीक है, ऑन दिस लिक्विड। और जो बी के कारण जो वेपर यहाँ बना है वो वेपर भी इस लिक्विड सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को हम कह देते हैं PB। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ ये कह रहा है कि लिक्विड ए जो वेपर प्रेशर इन पे लगाएगा इस सरफेस के ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू PA0 XA।
क्या है ये, मतलब जो लिक्विड मतलब लिक्विड ए का जो वेपर है वो इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है दैट इज गिवन बाय पी ए, दैट इज इक्वल्स टू पी ए जीरो एक्स ए। अब पी ए जीरो क्या है, पी ए जीरो है कि अगर ये लिक्विड जो एक साथ मिला हुआ है ये अगर अकेला सिर्फ अकेला ऐसे प्योर फॉर्म में सिर्फ लिक्विड ए, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रहा होता ये लिक्विड ए अकेला जब होता तो वो भी वेपर बनकर यहाँ पर आते इस फ्री जगह पे, और फिर वो इस सरफेस पे एक प्रेशर लगाते, उस प्रेशर को हम कहेंगे पी ए जीरो। ये प्योर लिक्विड का प्रेशर है। जैसे अगर वाटर प्योर था जब, तो उनका वेपर प्रेशर कितना था 17.5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन उस वाटर में मैंने जब कुछ मिला दिया तो अब ये सॉल्यूशन बन गया है और उसका वेपर प्रेशर 17.5 से तो कुछ कम है। यहाँ पर मैं जब ऐसे बात कर रहा हूँ कि जब ये प्योर लिक्विड ए अगर सिर्फ ऐसे में रखता तो ये जो वेपर प्रेशर इस सरफेस पे लग रहे होते एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये सब कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हो रहा है। तो वो प्योर फॉर्म में जब लिक्विड ए होते तो उसका जो वेपर प्रेशर है डैट इज़ पी ए जीरो। ऐसे ही अगर प्योर फॉर्म में मैं लिक्विड बी को रखूँगा तो लिक्विड वी भी एवापोरेट करेंगे, यहाँ पर वेपर बनेगा लिक्विड बी का, फिर वो लिक्विड बी का वेपर इस सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जिनको मैं कह रहा हूँ पी बी जीरो। ठीक है, ओके। और जब ये दोनों लिक्विड को मैं मिला दूंगा तब हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो उनमें ए और बी दोनों है, तो कुछ ए भी तो एवापोरेट करेगा करके ए का वेपर बनेगा, बी भी एवापोरेट करेगा करके बी का वेपर बनेगा। अब ए जो वेपर बना है वो उस लिक्विड सरफेस पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो प्रेशर है पी ए। जो बी बना है वेपर वो भी इस लिक्विड सरफेस पे कुछ मतलब लिक्विड सरफेस मतलब ये सॉल्यूशन के सरफेस पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो प्रेशर है पी बी। ठीक है, अब बात करते हैं कि पी ए कितना है। तो पी ए को ऐसे क्वांटिफाई कर सकते हैं कि पी ए इज इक्वल्स टू पी ए जीरो एक्स ए। अब ये पी ए जीरो क्या है, पी ए जीरो है कि अगर ये सॉल्यूशन में नहीं रह के अकेला होता तो कितना वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता, वो है पी ए जीरो। ओके, इंटू एक्स ए। अब एक्स ए क्या है, एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जैसे हमने बोला था पहले मोल फ्रैक्शन पढ़ा है हमने, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह आता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो जब मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो इनमें क्या कर रहा हूँ, ए को भी ऐड कर रहा हूँ बी को भी ऐड कर रहा हूँ, दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस सॉल्यूशन में एन ए मोल ऑफ ए ऐड किया हूँ और एन बी मोल ऑफ बी ऐड किया हूँ, तो फिर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन होगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी का क्या है एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ये मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करने पे हमने पहले भी देखा था, एक्स ए प्लस एक्स बी को अगर मैं ऐड करूँगा तो इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे ही पी बी विल बी इक्वल्स टू पी बी जीरो मोल फ्रैक्शन बी। यही है हमारा राउल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, जहाँ ये दोनों ही वोलेटाइल है। जब दोनों वॉलेटाइल होंगे तो दोनों ही प्रेशर लगाएंगे, दोनों ही मिलकर। लिक्विड ए का जो वेपर है वो भी प्रेशर लगा रहा होगा, वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और लिक्विड बी है उनका भी जो वेपर है वो भी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो दोनों मिलकर वेपर प्रेशर ऐसा दे रहे हैं, ए अकेला ऐसा वेपर प्रेशर दे रहा है पी ए इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, एंड बी अकेला ऐसा वेपर प्रेशर दे रहा है पी बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब ये दोनों अकेला अकेला मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, लेकिन ये दोनों मिलाकर ही है ना, क्योंकि एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। ए का मैंने अलग से निकाल लिया, बी का मैंने अलग से निकाल लिया, लेकिन इन रियल क्या है ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं अगर बोलूँ कि टोटल वेपर प्रेशर ऑन दी सॉल्यूशन कितना है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑन दी सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन का सरफेस है, इस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर है बिकॉज ऑफ ए एंड बिकॉज ऑफ बी दोनों मिलाकर क्या होगा, ऑब्वियसली इन दोनों का एडिशन पी ए प्लस पी बी। ये पार्शियल था, ये पी ए को एक्चुअली कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये पी बी को कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर है उनमें से कुछ वेपर प्रेशर ए के कारण आ रहा है, कुछ वेपर प्रेशर बी के कारण आ रहा है, इसलिए ये पार्शियल कह रहे हैं।
अब ये दोनों को जब मिला देंगे तो ये टोटल हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ ए एंड बिकॉज ऑफ बी। बिकॉज ऑफ ए कितना है अलग से अगर मुझे देखना है तो ये है, बिकॉज ऑफ बी कितना अलग से मुझे देखना है तो ये है। दोनों को एडिशन कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, इनको ऐड करूँगा तो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए जीरो एक्स ए प्लस पी बी जीरो एक्स बी। उम्मीद करता हूँ ये पी ए क्या है ये भी समझ आएगा। अगर अकेला ऐसा होता तो कितना वेपर प्रेशर होता वो पी ए है, अगर अकेला बी होता तो कितना वेपर प्रेशर होता ये पी बी है। और एक्स ए है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड एक्स बी है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मैं राउल्स लॉ को अगर लिखूंगा अच्छे से एक्सप्रेशन मतलब इनका स्टेटमेंट तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये देखिए, इन अ सॉल्यूशन द partial vapor pressure of a volatile component at a given temperature is equals to the product of the mole fraction of that component and the vapor pressure of that component in the pure state। फिर से यही बात कह रहे हैं कि इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, किन दो जो चीज़ों का प्रोडक्ट है, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ओके, एंड दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, इन दोनों का प्रोडक्ट ही है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट। दूसरे वोलेटाइल कंपोनेंट पे भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है, तो वो भी उनके प्रोडक्ट ऑफ उनका मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ये हो गया दोनों का पार्शियल प्रेशर। दोनों के पार्शियल प्रेशर को अगर मैं ऐड करूँगा तो हमारे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आएगा। ये है राउल्स लॉ इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। अब अगर हम फिर से एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर दो वोलेटाइल लिक्विड नहीं लेंगे, उसके बदले एक वोलेटाइल लिक्विड होगा या सॉल्वेंट होगा और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तब क्या होगा आप खुद सोच कर देखिए कि अगर मैं एक ऐसा राउल्स लॉ ले रहा हूँ फिर से, लेकिन इस केस में क्या ले रहा हूँ, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है ना, उनमें दोनों वोलेटाइल नहीं है। समझिए कि हमने एक सॉल्यूशन ऐसा लिया है, इसमें हमारा ये क्लोज है, ये सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से बना है, एक लिक्विड इनमें है जो वो ए है मान लेते हैं, और एक सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल और बी है, और ये सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। मैं ये पकड़ के रखता हूँ, ये हमारा सॉल्यूट है और वो नॉन वोलेटाइल है, और ये ए हमारा सॉल्वेंट है और ये वोलेटाइल है। ये दो बातें हमने यहाँ पर समझ ली है। अब क्योंकि ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ये तो अब यहाँ पर एवापोरेट होकर नहीं जाने वाला, देयरफॉर यहाँ पर जो भी वेपर बनेगा वो बिकॉज ऑफ ए ही बनेगा, ठीक है, और वही वेपर इस सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। देयरफॉर इस केस में हमारा जो पी टोटल है वो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए ही होगा, क्योंकि बी तो यहाँ है ही नहीं। और पी ए क्या होता है, एज पर हमने पहले जो देखा था उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, पी ए जीरो इंटू एक्स ए, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये हमारा वेपर प्रेशर होगा इन केस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्योंकि ये बी पार्ट का तो कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं वेपर प्रेशर में, सिर्फ ए ही वोलेटाइल है और वही वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो यही हमारा कंडीशन है। तो इसे भी हम फिर एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is directly proportional to the mole fraction of the solvent at a given temperature। तो ये जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जैसा काम करेगा, और दैट इज इक्वल्स टू पी ए जीरो। ये क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ए है। ओके, तो ये बात हमने समझ ली। अब हम देखेंगे कि ये राउल्स लॉ और
हेनरी लॉ, इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी है। कैसे है कि ये जो हमारा राउल्स लॉ है ये एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। राउल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, मतलब हेनरी लॉ एक जनरलाइज्ड केस लॉ है और राउल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस है। हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। कैसे समझेंगे इसे? देखिए, राउल्स लॉ क्या कह रहा है कि पी ए पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ए ऐसा 0 एक्स ए ये, और ये क्या है एज पर राउल्स लॉ हमारा 1, और एज पर हेनरी लॉ क्या हमने पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच एक्स, ये भी एक मोल फ्रैक्शन का प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है। ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जिसे हम हेनरी लॉ कहते थे, सॉरी हेनरी लॉस कांस्टेंट कहते थे। तो ये हमारे पास दो हैं। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर कीजिए तो क्या ये भी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ये भी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये पार्शियल प्रेशर कौन सा पार्शियल प्रेशर है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो गैस के ऊपर, मतलब हमारा एक लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर जो ये क्लोज सरफेस है, कंटेनर है, तो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो यहाँ पर वेपर प्रेशर बन रहा है बिकॉज ऑफ द वेपर, उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। उस वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो प्रेशर किया था, समझा था, वो सॉल्युबिलिटी के केस में था कि अगर एक क्लोज कंटेनर है और यहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा एक्स जो है वो भी ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो हमारा एक्स भी कम होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा गैस इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, अगर प्रेशर कम है तो कम गैस इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होंगे। तो हमने ऐसे समझा था। अब इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर के एच का वैल्यू इज इक्वल्स टू पी ए 0 हो जाए तब देन हमारा ये जो राउल्स लॉ है विल बी इक्वल्स टू हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। तो ये एक स्पेशल केस है कि केज का वैल्यू बहुत सारे होते हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं। जिस पर्टिकुलर जब केज का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पी ए 0 देन एट दैट टाइम माई राउल्स लॉ इज बिकमिंग हेनरीज लॉ। तो यही कहना है कि जब दोनों लॉ आइडेंटिकल हो जाएंगे, जब हमारा के एच इज इक्वल्स टू पी ए 0, एट दैट टाइम राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच इज इक्वल्स टू पी ए 0। ये हमें समझना है दोनों में से। इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रहा राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच इज इक्वल्स टू पी ए 0। ये हमने ऐसे देख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशंस क्या होते हैं देखते हैं। तो विच एवर सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये है ओबेज राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में वो राउल्स लॉ को ओबे करेंगे, ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और क्या फीचर इनमें देखा गया है कि इनके जब मिक्सचर हम बना रहे आइडियल सॉल्यूशन वाले में दो चीज़ों को मिलाकर, तो इस मिक्सचर बनने में कोई भी हीट का चेंज नहीं हो रहा। तो नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड when components are mixed। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, यहाँ पर मिक्स लिख देता हूँ। मिक्स मतलब दो कंपोनेंट को जब मैंने मिक्स किया तो चेंज इन एंथैल्पी, ना हीट इवॉल्व हुआ और ना हीट रिलीज हुआ।
इसलिए डेल एच मिक्स इज इक्वल्स टू 0। और क्या फीचर है इनमें कि वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब मिलाने के बाद जो बन रहा है उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। तो जो कंपोनेंट्स हमने मिलाया है, मान लीजिए कंपोनेंट ए और बी मिलाया है, तो कंपोनेंट ए का जो वॉल्यूम है प्लस कंपोनेंट बी का जो वॉल्यूम है, वो उन दोनों का समेशन ही हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल वी मिक्स, यहाँ पर डेल वी स्टैंड्स फॉर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर या सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, दैट चेंज इज इक्वल्स टू 0। ये भी लिख दिया हमने। और एक बात यहाँ पर देखा गया है कि हमने पहले ही देखा है कि सॉल्यूशन होता क्या है। ऐसे हमारा ए है एक और फिर हमारा बी है एक, ठीक है ना, बी रेड से कर देते हैं। तो ये दोनों का मिक्स जब करेंगे, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम कह सकते हैं कि ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, इनमें है। वैसे बी और बी के बीच में भी एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और जब ये सॉल्यूशन बन जाएंगे तब क्या होता है, ऐसा होता है, ए और बी मिलाकर, उस वक्त क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसे पूरे एक दूसरे के संग कॉम्बाइन रहेंगे ऐसे। अब यहाँ पर भी इनके भी बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, ए और बी जब होंगे उनके भी बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन में, आइडियल टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है और ए बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो सब ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, सिमिलर, ऑलमोस्ट इक्वल, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सेम होंगे। तो ये है फीचर्स ऑफ अ आइडियल सॉल्यूशन। ये 4 फीचर हमने जो लिखा है, इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है अगर मैं एन हेक्सेन को अगर मैं एन हेप्टेन के संग मिलाऊं। आपको उम्मीद करता हूँ ये पता होगा, हेक्सेन मतलब कि कार्बन चेन होगा, ऐसा 6 कार्बन का एक चेन होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 और सब H लगे होंगे, तो ये हो गया हमारा हेक्सेन। ऐसे हेप्टेन मतलब 7 कार्बन के चेन। अगर ऐसे 2 कार्बन कंपोनेंट्स को मैं मिला रहा हूँ तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे मैं बेंजीन को अगर मिलाऊं विथ टॉलिन, टॉलिन क्या है, ये है ऐसा, बेंजीन तो आपको पता ही है, ये हमारा जो है ये टॉलिन है और बेंजीन पता है ऐसा होता है, ये बेंजीन, ओके। और भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन। तो ये सारे एग्जांपल्स होगा हमारे आइडियल सॉल्यूशन के। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑब्वियसली देखना है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ठीक आइडियल सॉल्यूशन का रिवर्स है, ये है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये पहली बात, इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में राउल्स लॉ ओबे नहीं करता, तो लिख सकते हैं डू नॉट, और डज नॉट लिखना चाहिए, डज नॉट obeys Raoult's law over entire range of concentration, ठीक है। तो एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ, एक बार अच्छे से समझे। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि हमारा जो पी टोटल है इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वेयर हमारा पी ए क्या है, इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये अगर प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है इनटू इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या है, प्योर सॉल्वेंट बी का जो प्रेशर होता वेपर प्रेशर इनटू उनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये है हमारा राउल्स लॉ। कहने का क्या मतलब है कि ये सॉल्यूशन का है, मतलब यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जहाँ पर ए भी है और बी भी है। अब इस सॉल्यूशन को हमने क्लोज चैम्बर में रखा है। यहाँ पर जो वेपर बनेगा वो ए के कारण भी बनेगा और बी के कारण भी बनेगा। तो इस वेपर में जो टोटल प्रेशर है वो है पी टोटल, एंड पी टोटल इज इक्वल्स टू प्रेशर बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ बी। यही है, ये तो हमारा इजी सा बात है। अब पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ ए ये कितना होगा, इसका अमाउंट क्या है या क्वांटिटी कितना है, तो डैट इज गिवन बाय राउल्स लॉ कि पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, कौन सा प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अगर ये हमारा सॉल्वेंट अकेला ही एक सील चैम्बर में रहता ए, तो ए यहाँ पर कुछ प्रेशर बना रहा होता, पार्शियल प्रेशर, इनका वेपर इवेपोरेट होकर यहाँ पर आते, फिर वो वेपर इस सरफेस पे कुछ प्रेशर बना रहे होते, उसे ही हम PA0 कहते हैं। सिमिलरली जो अकेला अगर बी होता तो उसे हम PB0 कहते हैं। ऐसे ये बी, यहाँ पर बी का वेपर और यहाँ पर जो प्रेशर इस सरफेस पे लग रहा है वो PB0। तो राउल्स लॉ यही कहता है कि यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा है दैट इज इक्वल्स टू ये वाला प्रेशर जो होता अगर ये प्योर सॉल्वेंट में होते इनटू इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है इनमें कितना मोल ऑफ हमने ए लिया है, Na मोल ऑफ ए लिया है मान लीजिए, और Nb मोल ऑफ हमने बी लिया है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होगा ए का इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। ये सब हमने तो पहले भी डिस्कस किया है। एक्स बी का क्या होगा, Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये सारी बातें राउल्स लॉ से आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसे ओबे नहीं करता, दैट मीन्स ये पी टोटल इज नॉट इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। समझ रहे हैं, ये ओबे नहीं करता। इसका ये मतलब है कि अगर अलग से यहाँ पर जो प्रेशर बनते, यहाँ अलग से जो बनते, उनका मोलर फ्रैक्शन लेने के बाद यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा है वो और ये इक्वल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों नहीं होगा, इसके ऊपर एक कंसेप्ट है, वही हम देखेंगे। तो दो बातें हो सकती है कि या तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन के हिसाब से आना चाहिए था उससे ज़्यादा आ रहा हो या उससे कम आ रहा हो, तभी तो इक्वल नहीं है। तो अगर हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ हायर देन द प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, राउल्स लॉ जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा दिस प्लस दिस, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ हायर, हाँ ऐसा लिख देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। और वही अगर इसका रिवर्स हो कि वेपर प्रेशर जो है हमारा ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर, यही सेम बात है कि अगर लोअर देन प्रेडिक्टेड, लोअर देन प्रेडिक्टेड, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब ये देखना है कि क्यों किसी कंडीशन में जो भी राउल्स लॉ के हिसाब से होने चाहिए थे उससे वेपर प्रेशर उससे भी ज़्यादा है, और क्यों किसी कंडीशन में राउल्स लॉ के हिसाब से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे भी कम है। तो ये अब देखने वाली बात है कि वाई पॉजिटिव डेविएशन एंड वाई नेगेटिव डेविएशन, वाई पॉजिटिव डेविएशन एंड वाई नेगेटिव डेविएशन। ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट आप ऐसा समझिए कि हमारे पास सेम ऐसा ही ए था,
फिर ऐसा ही बी था, और इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें ए बी मिला यहाँ, और यहाँ भी हमारे पास ए है और हमारे पास बी है, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें ए बी मिलेगा। थोड़ा कलर से अच्छा समझ आएंगे तो हमें ए बी मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी हमें ये सारा बी है और यहाँ पे हमें ए बी मिल रहा है। ठीक है, अब जो समझने वाली बात है इनमें वो ये है, ये बी है और ये ए। अब जो समझने वाली बात है इनमें वो ये है कि इन दिस केस पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ए के बीच में, ठीक है, और बी के बीच में भी जो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बी के बीच में, और फिर ए के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के बीच में, दैट इज़ लेस कंपेयर टू दैट ऑफ ए या ए बी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ए के बीच में फोर्स ऑफ ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दूसरे और ये भी कि ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे भी ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा नहीं, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा यहाँ कम है, वो उल्टा, जस्ट ये इस केस में एप्लीकेबल होगा। सॉरी, इधर कर देता हूँ इसे, इस केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला उल्टा है, ऐसा बी और यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर जो ए बी का अट्रैक्शन है वो कम है, ए का अट्रैक्शन ज़्यादा है। फिर ये ए बी जब बन रहा है उनमें भी फोर्स अट्रैक्शन कम है, बी का ज़्यादा है। इनसे क्या मतलब समझ आ रहा है कि ये जब मॉलिक्यूल ए ऐसे थे तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा था। ठीक है, ज़्यादा मान लेता हूँ इनके बीच में अट्रैक्शन था 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल, इनके भी बीच में अट्रैक्शन था 10 न्यूटन जब इन दोनों मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये ऐसे बने तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं जस्ट एज्यूम करता हूँ कि अब 5 न्यूटन, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ए और एक मॉलिक्यूल ऑफ बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 5 न्यूटन। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो देखिए ये जब सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन ऑफ ए और बी का एक साथ है। अब इस जब इनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन कम है तो इनका वेपर बनकर यहाँ पे एग्जिस्ट करने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब है नहीं। अगर अकेला ए होता एक कंटेनर में तो वो जो वेपर प्रेशर बना रहा होता, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक टाइप का है। अकेला बी होता तो वो जो वेपर प्रेशर यहाँ बना रहा होता, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सिमिलर है, वो उनके कंपैरिजन में यहाँ पर वेपर ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, देयरफॉर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यही है हमारा पॉजिटिव डेविएशन कि यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ एक्चुअली मोर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, कि ये वाला और ये वाला के बीच में जो होता उनसे ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है, यही कारण है ज़्यादा होने का कि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी दैट इज़ लेस कंपेयर टू दैट बिटवीन ए एंड दैट बिटवीन बी। ये वाली बात, यही रीज़न है इसके ऐसे होने का। इनका एग्जाम्पल क्या है, अगर एग्जाम्पल देखें तो इनका एग्जाम्पल है, अगर हम इथेनॉल प्लस एसीटोन करें तो अलग से एसीटोन का जो वेपर प्रेशर होता है, अलग से इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर होता है, उन दोनों के समेशन करके अगर मैं इनका सॉल्यूशन बना के उस वेपर प्रेशर से कंपेयर करूं तो देखा जाता है कि इनके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू इथेनॉल का अलग से और एसीटोन का अलग से एडिशन करने पे जो हमें मिलेगा वो। तो इसलिए ये राउल्स लॉ ओबे नहीं करता, यहाँ पर एक पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में जस्ट इनका रिवर्स है कि इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लेता हूँ 10 न्यूटन था, इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लेता हूँ 10 न्यूटन था, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए 20 न्यूटन है। ये और अच्छे से बाइंड होकर जुड़कर एक दूसरे से है। तो अब बताइए कि जब यहाँ पर इनका सॉल्यूशन बनेगा
तो इनके सॉल्यूशन में जब फोर्स और अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनके वेपर बनकर यहाँ पर एग्जिस्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वेयर एज जब ये अकेला होगा तो क्योंकि इनके बीच में फोर्स और अट्रैक्शन 10 न्यूटन है यहाँ पर, जब ये अकेले हैं, और यहाँ पर मान लिया हो 20 न्यूटन है, तो जब ये अकेले हैं तो ज़्यादा वेपर यहाँ बनेगा कंपेयर टू दिस। तो इस केस में हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूशन बन चुका है तब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज लेस कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ दिस इंडिविजुअल, ये प्योर सॉल्वेंट में ये और इनका जो ये ऐसे इस कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है हम अगर क्लोरोफॉर्म को मिक्स करें एसीटोन में तो ये एक नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये सारी बातें हमें समझ आई। अब एक छोटे से न्यूमेरिकल देखकर और अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, यहाँ कह रहे हैं दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एट दिस मच टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं कि एक हमारा लिक्विड है ए, इनका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कितना है दिया है 450 mm ऑफ मरकरी, और एक दूसरा लिक्विड है हमारे पास बी, इनका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कितना है 700 mm ऑफ मरकरी। इन दोनों को जब मैं मिला देता हूँ तब हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है जिनमें हमें ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। इनका वेपर प्रेशर बोल रहे हैं इफ फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ़ द टोटल वेपर प्रेशर इज़ 600। इनको जब मिला दिया हूँ तो इनका टोटल वेपर प्रेशर अब 600 है। देख लीजिए इनका 450 था, इनका 700 है, लेकिन इनको मिलाया हूँ तो 600 है। तो आप पूछ रहे हैं कि कितने कॉम्पोजिशन में मैंने इसे मिलाया, ये कितना लिया, ये कितना लिया। बेसिकली मुझे इनका मोल फ्रैक्शन निकालने को कह रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकाल लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से कितने कॉम्पोजिशन में है। तो इनको अगर मैं एज्यूम करूं कि ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन है इनका और इनका एक्स बी है, तो हमें पता है एक्स ए, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। ये एक्स क्या है, एक्स है मोल फ्रैक्शन, हाँ याद रखना है एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस, वहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा था, वही मोल फ्रैक्शन है। ए का मोल फ्रैक्शन इतना, बी का मोल फ्रैक्शन इतना। तो ऐसे अब हमें राउल्स लॉ से क्या पता है, राउल्स लॉ से क्या पता है, ये पता है राउल्स लॉ से कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पर जो ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर वही मिलाकर ये 600 है टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब ए का पार्शियल प्रेशर कितना होता है वो भी बताया गया है कि ए का पार्शियल प्रेशर PA0 XA होता है। तो हमें ये जो मिला है ना ये PA0 ही है प्योर फॉर्म में इनका जो प्रेशर वो, और XA मुझे नहीं पता, ठीक है। और फिर PB का क्या है, PB भी वही है PB0 XB। मुझे XA और XB निकालना है, मुझे ये प्योर फॉर्म पता है और ये वैल्यूज इनमें यहाँ पुट करूँगा। तो राउल्स लॉ के अगर यहाँ पे ये पुट करूँ तो लिख सकता हूँ P टोटल इज इक्वल्स टू, अब ये PA की जगह ये PA0 XA प्लस यहाँ पर इनके जगह ये PB0 XB, ठीक है। ये तो पता है 600 mm मरकरी, ये PA भी पता है 450, XA नहीं पता, प्लस ये PB भी पता है 700 प्लस XB नहीं पता। लेकिन ये पता है कि XA प्लस XB क्या होगा, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट्स है, दोनों के मिलाकर हमारा मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन समेशन इक्वल्स टू 1 होते हैं, ठीक है ना। तो इनको अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो 1 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि एक्स बी की जगह लिख सकता हूँ XB इक्वल्स टू 1 माइनस XA। तो जस्ट वही बात मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, 600 इज इक्वल्स टू 450 XA प्लस 700 1 माइनस XA ऐसे। अब यहाँ पर सिर्फ XA बचा है तो इसे हमें सॉल्व करना है। ये आपको खुद से घर पर देखना है, कोशिश करना है, बिल्कुल कोशिश करना है इसे सॉल्व करके कैलकुलेटर से जैसे भी आप देखिए कि आपको ये XA 0.4 मिल रहा है कि नहीं। XA अगर 0.4 मिल रहा है तो यहाँ पर पुट करके मैं XB भी फट से निकाल सकता हूँ। XB है 0.6, 1 माइनस 1 माइनस 0.4 तो ये हो जाएगा हमारा 0.6।
तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। ये लिक्विड जो मिक्सचर है जो हमने यहाँ पर जो बनाया है, तो इनमें कितना कंपोनेंट x का हमने लिया, मतलब कितना कॉम्पोजिशन x का है, कितना एक्स ए है, कितना एक्स बी है, ये हमने निकाल लिया कि इतने क्वांटिटी मिलाया गया है। ये देखिए, अगर ये 4 मोल ऑफ हमने x लिया है तो हमने एक्स ए लिया है तो हमने एक्चुअली 6 मोल ऑफ एक्स बी लिया है। ये हम यहाँ से समझ लें। ये किसका कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ, समझना है कॉम्पोजिशन, यही अब समझने वाली बात है कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड्स इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नीचे बना है, इस सॉल्यूशन में जो 2 लिक्विड्स है ए और बी, उनका कितना कॉम्पोजिशन है, कितना मैंने एक्स मतलब ए लिया है और कितना मैंने बी लिया है, वो हमने यहाँ से निकाला है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कि कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड इन द मिक्सचर, ये हमने निकाला। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अब मुझे निकालने को कह रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर प्रेशर। अब मुझे बोल रहे कि ओके, ये ए लिक्विड आपने इतना लिया था, बी लिक्विड आपने इतना लिया था, दोनों को आपने कंटेनर में रखा, अब दोनों लिक्विड वेपराइज किए और यहाँ पर एक वेपर बनाए, वो उस वेपर ने इस सरफेस पे प्रेशर लगाया, वो प्रेशर यहाँ पर बताया गया 600। वेरी गुड, यहाँ तक तो उन्होंने बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि इस यहाँ पर वेपर किसका वेपर है, यहाँ पर ए का भी वेपर है और यहाँ पर बी का भी वेपर है। अब इस वेपर में कितना क्वांटिटी ऑफ ए है और कितना क्वांटिटी ऑफ बी है, वो मुझसे पूछ रहे हैं। अब वेपर में यहाँ पर हमने जो निकाला है, ये इस लिक्विड में कितना ए और कितना बी ये बताया, वेपर में कितना ए कितना बी ये हमने नहीं बताया, हमसे यही पूछा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि लिक्विड में जितना है वेपर में भी उतना ही होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अलग लिक्विड के अलग वेपर प्रेशर होते हैं, दोनों लिक्विड का सेम वेपर प्रेशर नहीं है। अगर दोनों लिक्विड के सेम वेपर प्रेशर होते ना, तो यहाँ पर हमने जितना लिक्विड यहाँ लिया उनका वेपर भी यहाँ पर उतना ही बनता, यहाँ पर जितना लिक्विड लिया वेपर भी उनका उतना ही कॉम्पोजिशन में होता। दोनों लिक्विड के अलग वेपर प्रेशर है, इसलिए यहाँ पर भी जब प्रेशर वेपर का कॉम्पोजिशन होगा, वो कॉम्पोजिशन इस कॉम्पोजिशन से अलग होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, देखिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है एक्चुअली, ये अच्छा मैं इस वेपर की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो बस ऐसे वेपर को देखता हूँ, ये वेपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर सिर्फ वेपर है जो 600 इनका प्रेशर है, और इस वेपर में ए भी मिला है, ए का भी वेपर प्रेशर है और बी का भी वेपर प्रेशर है। तो ये जो पी टोटल है वो यहाँ पर पी टोटल, तो पी टोटल इज इक्वल्स टू क्या है, पी ए प्लस पी बी। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, अभी मैं सिर्फ वेपर की बात कर रहा हूँ, तो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी टोटल मुझे पता है 600 है, और पी ए कितना है, तो पी ए यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। देखिए पहले तो मुझे ये एक्स से नहीं पता था, लेकिन अब तो मुझे एक्स से पता है और ये भी पता है, पहले से गिवन ही है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये पी ए कितना है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए 0 एक्स ए, ऐसा। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना होता है, अब देखिए यहाँ पर 450 इंटू एक्स ए मतलब 0.4, सो दिस इज इक्वल्स टू 180 mm ऑफ मरकरी। ये हमारा पी ए है। पी बी कितना है, वैसे ही निकालते हैं, पी बी 0 इज इक्वल्स टू 700, पी बी 0 इंटू एक्स बी, सो दिस इज इक्वल्स टू 700 इंटू एक्स बी है 0.6, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 mm ऑफ मरकरी, और इन दोनों का एडिशन है ये कितना है 600 mm ऑफ मरकरी। देखिए मिल रहा है ना, ये 180 प्लस 420 करेंगे तो 600 ही होता है। तो यहाँ पर जो वेपर्स टोटल 600 mm ऑफ मरकरी का वेपर प्रेशर जो है, उस वेपर प्रेशर में ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए कंट्रीब्यूट कर रहा है 180 mm ऑफ मरकरी, और बी कंट्रीब्यूट कर रहा है 420 mm ऑफ मरकरी। अब इनका कॉम्पोजिशन मुझे अगर निकालना है तो जस्ट इन्हीं का रेशियो मुझे निकाल देना होगा। तो मैं लिखता हूँ इन वेपर फेज, ये जो वेपर फेज है मतलब ये वाला हाल, यहाँ पर हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, तो ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 180 वेपर प्रेशर में आउट ऑफ टोटल 600। ठीक है ना, इसको थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं तो समझने में अच्छा होगा, ऐसे कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना 180 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी कितना होता है 600,
सो ये है, इससे सॉल्व करूँगा तो 0.3। सिमिलरली एक्स बी क्या होगा, ये पी बी डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 420, देखिए पी बी 420 डिवाइडेड बाई इन दोनों का एडिशन 600 इज इक्वल्स टू 0.7। तो इस वेपर में अब दोनों का कॉम्पोजिशन कितना है, ये है इनका कॉम्पोजिशन वेपर में कि हमारा 0.3 और ये 0.7, और लिक्विड में क्या कॉम्पोजिशन है, ये है 0.4 0.6। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कंसेप्ट काफ़ी इम्प्रूव हुआ होगा।